हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है माता पिता का महत्व। अरे मोहन, कैसा है? कितने साल बाद हम मिले हैं। बता, कैसा चल रहा है जिंदगी? एक साथ सुरेश प्रश्न में प्रश्न करने लगा। मोहन और सुरेश इंदौर के कॉलेज में सहपाठी रहे हैं और एक ही कॉलोनी में रहते थे। दोनों के पिता बैंक में नौकरी करते थे, इसलिए बैंक कॉलोनी में ही उनका घर था। ठीक है यार, जिंदगी फर्स्ट क्लास गुजर रही है। तू बता, यहाँ कैसे? मोहन ने पूछा। मैं तो महीने भर से यहीं पर हूँ और माँ भी साथ में ही है। पापा की तबीयत खराब हो गई थी और वहाँ के डॉक्टरों ने जवाब दे दी था, पर एक दोस्त के कहने पर उन्हें यहाँ मुंबई लेकर आया हूँ, सुरेश बोला। और तू बता, अंकल आंटी कैसे हैं? 2 साल हो गए हैं मम्मी को गुजरे और पापा भी ठीक है। मैं उनसे टच में रहता हूँ, हर महीने फ़ोन करता हूँ। अभी अभी परसों की ही बात है, मैंने उनको व्हाट्सएप में हैप्पी फादर्स डे की बधाई दी। सुरेश को कुछ समझ नहीं आया और पूछा, व्हाट्सएप में बधाई मतलब? कुछ नहीं यार, पापा को हमारे साथ रहना पसंद नहीं था और हम दोनों के पास इतना समय भी नहीं है कि उनका देख रेख कर सके। तू तो जानता है, तेरी भाभी बैंक में नौकरी करती है। फिर हम दोनों ने अच्छे से सोच समझकर पापा को यहाँ के एक अच्छे वृद्धा आश्रम में रहने की व्यवस्था कर दी। वो मस्त हैं, वहाँ उनके कई दोस्त बन गए हैं और उनको तो हमसे बात करने का समय ही नहीं मिलता। सुरेश मोहन की नज़रों की तरफ देखा तो मोहन नज़र चुराने लगा और उसके चेहरे पर स्पष्ट भाव दिख रहे थे, जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। ठीक है, एक काम कर, मुझे उस वृद्धा आश्रम का पता व्हाट्सएप कर देना। मैं एक बार अंकल से मिलना चाहता हूँ, काफ़ी दिन हो गए उनसे मिले हुए। ठीक है, मेरे ऑफिस का वक्त हो रहा है, मैं निकलता हूँ, कहकर मोहन चला गया। सुरेश मुख्य सड़क पर खड़े खड़े उस वृद्धा आश्रम का पता लगाने की कोशिश कर रहा था, जो पता मोहन ने दिया था। अचानक देखा कि सड़क के दूसरी तरफ एक बोर्ड लगा है और उस पर एक तीर का निशान बना हुआ, जिस पर लिखा था संजीवनी ओल्ड एज होम। सुरेश उसी दिशा की तरफ बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद ठीक सामने एक बड़ा सा साइन बोर्ड दिखा, जिस पर संजीवनी ओल्ड होम लिखा था। आगे बढ़कर मुख्य गेट खोलकर अंदर आया। आश्रम बहुत बड़े एरिया में बना हुआ था। सामने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे लगे थे। पेड़ पौधों के बीच अच्छा खास स्थान था, जिसमें कुछ बुजुर्ग बैठे थे, कुछ कैरम खेल रहे थे, कुछ वृद्ध महिलाएं फिल्मों पर गॉसिप कर रही थी, कुछ बुजुर्ग एक किनारे योगा में मस्त थे, कुछ लोग धूप का आनंद उठा रहे थे, कुछ बुजुर्ग चाय का आनंद ले रहे थे। सुरेश जैसे ही अंदर गया, सभी बुजुर्ग एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। किससे मिलना है? एक आवाज कानों तक पहुंची। जी, त्रिभुवन नाथ जी से मिलना है। वो तो बैठे हैं सामने, कैरम खेल रहे हैं। सफेद बाल बिखरे हुए, सफेद मूछें, सफेद पैजामा कुर्ता, पैरों में हवाई चप्पल। एक व्यक्ति कैरम खेलना छोड़कर स्ट्राइकर हाथ में लेकर मेरी ही तरफ घूर रहा था। मैं भी उनको बड़े ध्यान से देखा, तब पहचाना कि यही त्रिभुवन अंकल हैं। मैंने आगे बढ़कर उनका चरण स्पर्श किया। वो अभी भी मुझे ही देख रहे थे। शायद उन्होंने अभी तक मुझे नहीं पहचाना। अपने चश्मे को निकालकर अपने कुर्ते से पोंछे वो बोले, कौन हो बेटा? अंकल, मैं सुरेश। कौन सुरेश? अंकल, मैं बंटी, दयाल अंकल का बेटा। मुझे घर पर इसी नाम से पुकारा जाता था। अरे बंटी, माफ़ करना बेटा, पहचान नहीं पाए। इतने सालों बाद जो देखा है। चल कमरे में बैठकर बातें करते हैं। अंकल उठे और लड़खड़ाते हुए किनारे दीवार के सहारे रखी हुई लाठी उठाया और चलने की कोशिश में थोड़ा लड़खड़ाए। मैंने जो ही उन्हें संभालने की कोशिश की तो बोले, अरे नहीं बेटा, यूँ लड़खड़ाना गिरना उठना आदत सी हो गई है। जब से न्यूरो प्रॉब्लम चालू हुआ तब से यूं ही हाथों और पैरों में कंपन होने लगता है। डॉक्टर के पास? उन्होंने मेरी बात को बीच में काटते हुए कहा। डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए और घोषणा कर दी कि अब यूं ही लड़खड़ाते हुए जीना पड़ेगा। वो मुझे एक कमरे में ले गए, छोटा सा कमरा। कमरे में एक खाट, सामने टेबल, फैन, खाट के नीचे एक संदूक, स्विच बोर्ड पर एक ऑल आउट, बगल में एक कुर्सी पड़ी हुई थी।
बेटा बैठ, उन्होंने मुझे कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा और वो खुद खाट पर बैठ गए। और अंकल, कैसे कट रही है जिंदगी? बस बंटी, बिंदास। तू तो बचपन से मुझे देख रहा है, अपन ऐसी है। बीच बीच में तेरा दोस्त मिलने आ जाता है, बहू व बच्चों के साथ। वो लोग मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। अभी हाल में मोहन आपसे कब मिला? यही कोई। आगे कुछ नहीं बोल पाए। मैं बड़े ध्यान से अंकल की तरफ देखने लगा। वो मुझे उनकी तरफ घूरता हुआ देख अपनी नज़रें इधर उधर घुमाने लगे। उनके लाख छिपाने की कोशिश के बावजूद एक आंसू आँख के एक कोने से बाहर बहने को व्याकुल सा दिखा। फिर मेरी नज़र उनसे मिली और उसी वक्त वो आंसू जो अभी तक पलकों की ओट से झांक रहे थे, लुढ़क कर गालों पर बहने लगे। मैं तुरंत कुर्सी से उठकर अंकल के बगल में बैठ गया और उनको ढाढ़स बंधाया। उन्होंने आंसू पोंछा और कहने लगे, यही तो जिंदगी है बंटी, सबको सब कुछ नहीं मिलता। ऊपर वाले ने सब कुछ दिया है, पर साथ ही एक बेटा भी दिया है। फिर उम्मीद तो रहेगी ना बंटी कि एक बार आए, मिले, हाल चाल पूछे। हाँ अंकल, ये तो उसका फर्ज है। कैसा फर्ज? अगर फर्ज के प्रति तुम्हारा दोस्त इतना होता तो आज मैं यहाँ इस वृद्धाश्रम में नहीं होता और कुकुरमुत्ते की तरह यूँ वृद्धाश्रम नहीं उगते। तभी दूर कहीं से एक गाने की आवाज़ आ रही थी। संसार है एक नदियाँ, दुख सुख दो किनारे हैं, न जाने कहाँ जाएं हम, बहते धारे हैं। मुझे ऐसा लगा कि ये प्रकृति भी जिंदगी की इसी सच्चाई को बयां कर रही है। यहाँ कैसे? तुम तो इंदौर में ही हो ना? अंकल की आवाज़ सुनकर मैं वापस वर्तमान में आ गया। जी हाँ, पापा की तबीयत ठीक नहीं है तो उनको मुंबई इलाज के लिए लाया हूँ। महीनों भर हो रहा है, मैं और मम्मी यहीं हैं। ठीक है बेटा, तू आज ही मुझे अपने साथ उस हॉस्पिटल ले चल। अपने दोस्त से मिले, एक ज़माना गुजर गया है। और सुन, तुझे मालूम है कि अपना मोहन भी इसी शहर में है, और अगर उसको मालूम होगा कि तुम लोग यहाँ हो तो वो दौड़ा चला आएगा। मेरे पास उनको जवाब देने हेतु कोई शब्द नहीं मिल रहे थे। मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। क्या हुआ? कुछ नहीं। अच्छा ये बता कि तुझे मेरा यहाँ का पता किसने दिया? मोहन ने मिला था। हाँ? फिर? वो ऑफिस जाने की जल्दी में था, चला गया। ठीक है चल, मैं कपड़े बदलता हूँ, फिर हॉस्पिटल चलते हैं। अंकल लड़खड़ाते हुए उठे। मैंने भी उनकी मदद की और तैयार होकर हम दोनों हॉस्पिटल चल पड़े। हम ऑटो रिक्शा से उतरकर वार्ड की तरफ बढ़ गए और ज्यों ही पापा की नज़र अंकल पर पड़ी तो पापा ने उठने की एक नाकाम कोशिश की, पर उठ नहीं पाए। मम्मी ने आगे बढ़कर त्रिभुवन अंकल को प्रणाम कर बैठने को कहा। मैंने बेड के पास जाकर पापा को सहारा कर उठाया और तकिए के सहारे उनको बिठाया और एक कुर्सी बेड के पास लगाकर अंकल को बिठाया। त्रिभुवन, तू कब से लाठी का सहारा लेने लगा? पापा ने पूछा। यही कोई 2-3 साल हो गए, तेरे भाभी के गुजरने के बाद। भाभी कब गुजर गई? पापा ने त्रिभुवन अंकल को बीच में ही टोका। 2-3 साल हो गए उसे गुजरे और उसके बाद से ही मैं ही यूँ लाचार सा हो गया हूँ। मोहन और बच्चे सब ठीक है ना? कोई जवाब नहीं दे पाए अंकल। मैंने इशारा कर अपने पापा को चुप रहने को कहा। फिर मैं मम्मी को लेकर ये कहते हुए बाहर निकल गया कि आप लोग बहुत लंबे समय के बाद मिले हैं, आराम से बात कीजिए, मैं कैंटीन से चाय भिजवाता हूँ। दयाल, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। तेरे भाभी के गुजरने के बाद मैं लाचार सा हो गया था और मेरे हाथ पैर भी मेरा साथ नहीं देते। इसी लाचारी के चलते मैं ठीक से बच्चों के साथ डाइनिंग पर भोजन नहीं कर पाता था और कई बार लड़खड़ाकर गिर पड़ता था और फिर डॉक्टर के पास ले जाओ और दवाई कराओ, बस यही चलता रहा। ये सब बहू को पसंद नहीं था और वो अपने स्वभाव अनुसार मुझे खरी खोटी सुनाती थी। मोहन लाचार सा किसी को कुछ नहीं कह पाता था। फिर एक दिन मैंने ही मोहन से कहकर वृद्धा आश्रम शिफ्ट हो गया। अब वहीं रहता हूँ। मोहन मिलने आता है। पहले पहले हर हफ्ते आता था, फिर हर महीने आने लगा, पर अब तो महीनों बीत जाते हैं, न कोई फ़ोन और न खुद आता है। खैर ये सब छोड़, ये बता तू कैसा है? त्रिभुवन अंकल ने पापा से पूछा। मैं शायद पिछले जन्म में कोई अच्छा काम किया होगा जो इतना अच्छा बेटा मिला और ठीक उसी तरह सेवा करने वाली बहू, और
ये भी किस्मत की बात है कि आज भी जीवन साथी का साथ है। त्रिभुवन, एक बात तो है कि यहाँ तुझे बोरियत नहीं महसूस होती होगी, क्योंकि इतने लोग यहाँ हैं। उनमें से किसी से तो तेरी नज़दीकियाँ बढ़ेगी। और जहाँ तक घर पर बच्चों के साथ रहने की बात है, तो उनके पास वाकई में वक्त नहीं होता। ये उनकी मजबूरी है, इसलिए चाह कर भी समय दे नहीं पाते। अगर भाभी जीवित होती तो बात और थी, तुझे बच्चों के साथ की इतनी ज़रूरत नहीं होती। पर इस एकाकी जीवन में तो यही जगह मेरे ख्याल से अति उत्तम है। वो तो ठीक है दयाल, मैं तेरी इस बात को सहमत हूँ, पर यार कभी कभी बच्चों से मिलने की इच्छा तो होती है ना। हाँ वो तो है, इसमें मोहन की गलती है। पापा व त्रिभुवन अंकल का वार्तालाप यूं ही चल रहा था और मैं अभी भी ये सोच नहीं पाया कि बुजुर्गों को वृद्धाश्रम भेजना सही है या गलत। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताएं। लेकिन हमें लगता है दोस्तों, बुजुर्गों के बगैर घर घर होता ही नहीं। उन्हें हमेशा साथ रखे, जाए माँ पापा हो या सास ससुर।